स्वाभाविक रूप से उस सभागार में जो लोग रहे होंगे उनके मनों में पहला चित्र क्या बना होगा, हरियाणवी में कहना हो तो उनमें से अधिकांश ने सोचा होगा यू के कवेगा, इन्ने के बेरा होगा। अगर वो हरियाणवी होते या उनमें भी कोई हरियाणवी रहा होगा तो यूं भी कोई कह सके था साथ बैठे हुए तरह यू के पत्थर बोलेगा, इन्ने के बेरा। तो सबके मनों में अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली में ख्याल यही आया होगा, ये क्या कहेगा, इसके पास क्या होगा। और ऐसा सोचने का युवा साथियों सबके पास एक कारण भी था कि ही वाज स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। और इंडिया यानी भारत उस दिन कोई स्वतंत्र देश नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, पराधीन था, और पराधीन का कोई सम्मान होता नहीं दुनिया में कहीं भी। तो इस कारण से भी कोई उस वक्ता की तरफ बहुत ध्यान देने के मूड में नहीं था, परंतु स्वामी विवेकानंद जब श्रोतागण एक बार ध्यान दें, सभी अपने माइक ऑफ रखें। जी, तो स्वामी विवेकानंद जब बोलने के लिए खड़े हुए, मैंने कहा कि सब लोगों का मन ऐसा रहा होगा, परंतु जब विवेकानंद नाम के इस नौजवान के मुख से पहला वाक्य निकला संबोधन का, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस शब्दों के समूह में, इस वाक्यांश में कुछ भी बड़ा असामान्य जादुई नहीं था। इससे मिलते जुलते शब्द कईयों ने बोले होंगे, मगर सभागार में ऐसी तालियां नहीं बजी थी। इस नौजवान ने जब ये वाक्य बोला, अमेरिका के मेरे भाइयों बहनों, तो आवाज में जादू जैसा कुछ था, वाणी में कुछ चमत्कारिक था, इतना चमत्कारिक था कि सभागार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को मानो यूं लगा कि संबोधन अकेले उसके लिए है और ये नौजवान मुझे पुकार रहा है, मुझे बंधु भगिनी कह करके आवाहन कर रहा है। कहते हैं कि इस एक वाक्यांश के बाद उस सभागार में दोस्तों कई मिनट तक तालियां बजती रही, रोके से नहीं रुक रही थी, और वक्ता को भी यूं लगा होगा कि ये डटे तो मैं अपनी बात शुरू करूं। स्वामी विवेकानंद अद्भुत थे, चमत्कारिक थे, और उनके वाक्यों में ये जो चमत्कार था पहले ही वाक्य में, इसके पीछे क्या था, मैं समझता हूं आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस बिंदु की तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद के भीतर गुलाम पराधीन भारत के प्रतिनिधि होने के बावजूद ये जो आत्मविश्वास था, उनकी वाणी, उनके शब्दों में ये जो चमत्कार था, ये कहां से आया था, इसका स्रोत क्या था, व्हाट वाज द सोर्स, ओरिजिन क्या था इसका। जब आप इस पर विचार करेंगे नौजवान मित्रों, तो आपको ध्यान में आएगा कि इस आत्मविश्वास का स्रोत था भारत के परंपरागत ज्ञान सागर से उनका सीधा सीधा संबंध। भारत की ज्ञान परंपरा से स्वामी विवेकानंद का जो नाता था, उसके साथ उन्होंने जो तार जोड़े हुए थे, उसमें जो उन्होंने गोते और डुबकियां लगाई हुई थी, भारत के परंपरागत ज्ञान के सागर में नहाते नहाते, डुबकियां लगाते लगाते विवेकानंद नाम के नौजवान के मन में ये विश्वास पैदा हुआ था, और उस विश्वास में से वो चमत्कार पैदा हुआ था, जिस चमत्कार ने उस सभागार को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। उस ज्ञान परंपरा के प्रति जो विश्वास जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका आधार ये था कि उन्हें इस बात का पक्का सा भरोसा था, एकदम बिना किसी डाउट के उनके दिमाग में एक पिक्चर साफ थी कि वो जिस भारतीय विचारधारा का, वेदांत की विचारधारा का, सनातन धर्म की विचारधारा का, हिंदुत्व की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं, वो निर्विवाद रूप से अपनी उदारता के कारण, अपनी गहराई और ऊंचाई के कारण, अपने सर्वसमावेशी, सबको साथ लेने वाले जिगरे के कारण, दिल के कारण
सबसे बड़ी है। उन्होंने अपने संबोधन में, उद्बोधन में आगे कहा कि भाइयों बहनों, आदरणीय श्रोताओं, मैं उस देश, उस परंपरा के प्रतिनिधि के सामने आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए, जिसने किसी दूसरे मत संप्रदाय को पराया नहीं माना, जिसने किसी दूसरे को छोटा कहकर स्वयं को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की। और ये वो परंपरा है भारत की। मैं उस हिंदुस्तान का प्रतिनिधि हूं जिसने दुनिया भर के सताए हुए, दुत्कारे हुए, नकारे हुए, पीटे हुए, पीड़ित लोगों को, जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, जिसको अपने घर से भी किसी ने निकाल दिया, उन सबको अगर किसी ने बाहें खोलकर, दिल खोलकर, हृदय खोलकर अपने सीने से लगाया, अपने आंगन में जगह दी, बढ़ने का अवसर दिया, तो उस धरती का, उस ज्ञान परंपरा का नाम है हिंदुस्तान। और ये सत्य है, ये सत्य था। लेकिन स्वामी विवेकानंद इसलिए डिफरेंट थे कि उन्हें इस सत्य का, न केवल उन्होंने इस सत्य को पढ़ा था, जाना था, अपितु इस सत्य के प्रति उनके मन में दृढ़ आस्था भी पैदा हो गई थी। आज भी जब हम आज के युवा की बात करते हैं और युवा दिवस पर खास तौर पर कर रहे हैं, तो हम सबको पहला काम जो करना है, अगर हम अपने आप को स्वामी विवेकानंद के उत्तराधिकारी, उनके अनुयायी मानते हैं, हम सच्चे अर्थों में अपने आप को भारतीय कहलाना चाहते हैं या सच्चे अर्थों में भारतीय हो जाना चाहते हैं, तो हमें भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की समझ विकसित करनी पड़ेगी। एक लंबा दौर और एक लंबा कालखंड निकला है अपने देश में, वो आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक फैला हुआ है, जिसमें इस देश में कथित बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने निरंतर ये कहने, समझाने और स्थापित करने का षड्यंत्र किया कि भारत का जो कुछ है वो सब त्याज्य है, हेय है, इन्हां नूं की पता सी, साडे बंदियां नूं की आउंदा सी, हमने के बेरा था। मानो सारा ज्ञान, सारी समझबूझ, सारा विज्ञान वो पश्चिम से ही आया था। ये कह करके भारत के आत्मविश्वास को डोलाने का, भारत के आत्मविश्वास को खड़ा न होने देने का षड्यंत्र हुआ। हमें उस षड्यंत्र को समझना होगा। और मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूं, आज के भारत के युवा के बारे में कह सकता हूं कि वो 10 साल पहले जैसा युवा नहीं है। उसके मन में भारत की अंतर्निहित शक्ति को लेकर के एक अनूठा नए किस्म का आत्मविश्वास है। That we can do things differently, that we are different from others, we are far better than others। हम पहले भी विश्व गुरु रहे हैं, विश्व को रास्ता दिखाते रहे हैं। हम में आज भी विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। ये विश्वास आज के युवा के मनों में धीरे धीरे पैदा हो रहा है। जहां इस विश्वास की कमी है, आज का युवा दिवस इस विश्वास को अपने भीतर जागृत करने का अवसर है। मैं दर्जनों ऐसी छोटी छोटी बातों का चलते चलते जिक्र कर सकता हूं जो ये साबित करती हैं कि साहब, हमारे पूर्वज पश्चिम की आज की आधुनिक ज्ञान परंपरा की तुलना में बहुत आगे की सोचते थे, बहुत उन्नत सोचते थे। अगर वे बहुत उन्नत सोचने वाले लोग नहीं होते, वे बहुत वैज्ञानिक चिंतन वाले लोग नहीं होते, तो संसार की सबसे वैज्ञानिक, कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी माने जाने वाली संस्कृत की जन्मस्थली, संस्कृत को विकसित करने वाले, संस्कृत को विश्व को देने वाले हम भारत के लोग नहीं होते, हमारे पूर्वज नहीं होते। हमारे पूर्वज यदि अथाह ज्ञान सागर के जानकार या उसके ऑनर्स, उसे पैदा करने वाले नहीं होते, तो दुनिया को शून्य हमने नहीं दिया होता। और वो फिल्म का गीत बहुत लोगों ने सुना और गाया होगा, गुनगुनाया होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। अगर शून्य आप नहीं देते, आप दशमलव अगर नहीं देते, संसार को गिनती आनी नहीं थी। 1 से 9 तक गिन के हटके शुरू करनी पड़ा करती। और ज्ञान विज्ञान कहीं आगे बढ़ने वाला नहीं था। जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम कह करके पढ़ते
पढ़ाते पढ़ाते पाइथागोरस से बहुत पहले हमारे मनीषियों ने उसको खोज दिया था। तो कुल मिलाकर सार रूप में अगर इस बिंदु को कहना हो तो ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में मेरे और आपके पूर्वज अद्भुत उपलब्धियों वाले थे। स्वामी विवेकानंद ने उस नाते को जो हमारी पुरानी परंपरा से टूट गया था नए सिरे से जोड़ा, और कब जोड़ा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तो कोई भी बात कर लेगा अतीत के गौरव की, क्योंकि भारत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहना भी आसान है, समझाना भी आसान है। स्वामी विवेकानंद उस समय शिकागो में खड़े होकर के ये बात कह रहे थे, यूरोप भर में घूमकर ये बात कह रहे थे, हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमकर ये बात कह रहे थे, जब भारत गुलाम था, जब भारतीय स्वाभिमान के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, निराशा के अंधे सागर में डूबे हुए थे। ये बात भी स्वामी विवेकानंद को भिन्न बनाती है। स्वामी विवेकानंद, जैसे प्रोफेसर लेवलिन जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद सनातन से जोड़ते थे साहब, वेदांत से जोड़ते थे, अध्यात्म से जोड़ते थे, जड़ों के साथ, प्राचीन पुरातन जड़ों के साथ जोड़ने की बात करते थे, लेकिन डंके की चोट पर कहते थे सनातन के साथ, पुरातन के साथ, अध्यात्म के साथ, वेदांत के साथ जुड़ने का अभिप्राय विज्ञान से नाता तोड़ना नहीं है। वे पुरातन और आधुनिक के बीच समन्वय के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान कहीं से भी आए, अगर पश्चिम ने कुछ अनूठा ढूंढ लिया है जो हमने नहीं खोजा, तो हमारी महानता इसी में है कि हम उसको भी स्वीकार करें। और ये बात भी उन्होंने कोई नई नहीं कही थी। उन्होंने प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मनीषियों ने जो इस बारे में कहा था, हमारे ऋषि मनीषियों ने वैदिक काल में वेद के समय में ये कह दिया था, आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, श्रेष्ठ कयाल, अच्छे विचार, ज्ञान, ये दुनिया में हर दिशा से हमारे पास आना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे मनीषियों ने कभी नहीं कहा कि ये भगवत गीता है, इसमें जो लिख दिया इस पर चर्चा नहीं हो सकती, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, इस पर विमर्श नहीं हो सकता, इस पर बहस नहीं हो सकती। हमारे मनीषियों ने कहा भगवत गीता कह दी। योगीराज कृष्ण ने, हर विद्वान भगवत गीता पर अपना थीसिस लिखेगा। जिसको आचार्य की पदवी लेनी होगी, जिसको प्रोफेसर कहलाना होगा उस युग का, आज का प्रोफेसर उस युग में आचार्य कहलाता था। तो जिसको आचार्य बनना होता था उसे भगवत गीता समेत हमारे अलग अलग ग्रंथों पर अपना थीसिस लिखना होता था। तो भारत की वो जो ज्ञान परंपरा थी कि सब तरफ से ज्ञान आए, उसको हम स्वीकारें, अनुसंधान करें, आत्मसात करें, रुके नहीं, थके नहीं, नया जो कुछ है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ें। ये बात कहने का साहस करना 1893 में, 1890 के दशक के अंत में इसके लिए बहुत ऊंची समझ की दरकार थी, और वो जो स्वामी विवेकानंद के पास थी, इसीलिए वो चमत्कार पैदा कर पाए। स्वामी विवेकानंद का इम्पैक्ट असेस करना हो अपने दौर में, मैडम ने बता दिया आपको, प्रोफेसर सिन्हा ने भी शायद उसका जिक्र किया। केवल 39 साल जिए साहब, 30 साल की उम्र में जाकर के पूरे अमेरिका को हिला डुला दिया उनके सोचने के अंदाज को। यूरोप में घुस गए तो जिधर से निकल गए स्वामी विवेकानंद, वहां स्वामी विवेकानंद हो गई, वेदांत हो गई, हिंदुत्व हो गई। स्वामी विवेकानंद महज 39 साल जिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी 39 साल की अल्पायु में जो जो कहा, जो जो किया, उससे हजारों नहीं लाखों की संख्या में उस दौर के नौजवान नवयुवतियों को भारत के उन्नत भविष्य के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब मैं नाम लिया, मैंने जैसे ही मैं महसूस कर सकता हूं, मुझे इस बात का आभास है, नेताजी सुभाष का नाम एक ऐसा नाम है कि इस कार्यक्रम में जितने नौजवान नवयुवतियां जुड़े हुए हैं, ये नाम लेते ही उनकी शिराओं में, उनकी भुजाओं में बहने वाला रक्त तरंगित होता है। 100% अब भी हुआ होगा जब मैंने नेताजी का नाम लिया। वे नेताजी जिन्होंने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दी,
वे नेताजी जिन्होंने भरी जवानी में आईसीएस की परीक्षा को पास करने के बाद ठुकरा दिया कि मैंने आजादी की लड़ाई लड़नी है। वे नेताजी जिनसे अंग्रेज हुकूमत थर्राती थी, जिनके दबाव के कारण, जिनके संघर्ष के कारण अंग्रेज को हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके लंदन रवानगी की तैयारी करनी पड़ी। एक बार नेताजी से किसी ने पूछा कि आप स्वामी विवेकानंद को किस रूप में देखते हैं, तो नेताजी ने बिना संकोच के कहा था कि मैं उन्हें आज के निर्माता के रूप में देखता हूं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस रूप में मैं स्वामी विवेकानंद को देखता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों को भारत की स्वाधीनता के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उसी दौर का सबसे बड़ा व्यक्तित्व नेताजी अगर शस्त्र वाले हैं, युद्ध की बात करते हैं, युद्ध करके स्वाधीनता की बात कर रहे थे, तो दूसरे एंड पर खड़ा हुआ एक और व्यक्तित्व है जिनकी बड़ी पहचान है, महात्मा गांधी। वो अहिंसा की बात कर रहे थे स्वाधीनता संग्राम में। महात्मा गांधी से पूछा किसी ने, आप स्वामी विवेकानंद को किस रूप में देखते हैं, तो महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद को मैं मेरे दिल में देश के प्रति मौजूद प्रेम को हजारों गुना बढ़ा देने का श्रेय देता हूं। उनको पढ़ने के बाद मेरे भीतर जो राष्ट्र प्रेम का भाव है वो अद्भुत हुआ है, हजारों गुना बढ़ गया है। ऐसे अनेक महापुरुष, अनेक नौजवानों की एक लंबी श्रृंखला उस दौर में भी थी, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर आज के दौर में भी आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक, वे नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर नए भारत के निर्माण के लिए काम कर भी रहे हैं, और आप सबको भी उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आहूत करते हैं। आमंत्रित करने के लिए हम लोग आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि छोटा सोचना नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सारी की सारी ताकत वो कहीं बाहर नहीं है। विश्व की सारी शक्तियां, सारी ताकत, सारी पावर्स वो आपके अंदर है, विद इन यू है। केवल उनका साक्षात्कार करना है। भीतर पड़ी ताकत जो है, भीतर जो ताकत भरी पड़ी है, उसका साक्षात्कार कर लोगे तो सारी दुनिया उस दिशा में चलना प्रारंभ कर देगी जहां सारी दुनिया को आप ले जाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का मतलब केवल शिक्षा का मतलब, पढ़ने का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। और ये बात आज के लोगों को और ज्यादा बढ़िया ढंग से समझ में आएगी। आज कौन सा युग है आप सब जानते हैं। चारों तरफ गूगल देवता की जिंदाबाद है, और सूचनाओं का, जानकारियों का, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि उसकी बम वर्षा हो रही है। इंफॉर्मेशन इतनी है आपके चारों तरफ, आप इंफॉर्मेशन के परमाणु विस्फोट के युग में जी रहे हैं। इस दौर में ये बात समझना और महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं कि वह आपके दिमाग के भीतर अथाह सूचनाओं को ठूंस दे, भर दे, और वो सूचनाएं आपके दिमाग में, आपके हार्ड डिस्क में घुस करके पड़ी रहें, सड़ान पैदा करती रहें। अपितु शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का मंतव्य आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके मुखमंडल को, जिसे कई बार मैं आजकल मजाक में डिस्प्ले भी कहता हूं, आजकल ये शब्द सबको समझ में आता है। आपके फोन का डिस्प्ले, आपके लैपटॉप का डिस्प्ले, आपके मुखमंडल को अगर आपकी एजुकेशन भासमान नहीं करती, देदीप्यमान नहीं करती, उसमें चमक पैदा नहीं करती, उसमें आत्मविश्वास पैदा नहीं करती, तो स्वामी विवेकानंद ने उसी दौर में कह दिया था, मैं ऐसी शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि शिक्षित हो गए लेकिन समाज के लिए काम नहीं किया, क्योंकि आप सब एनएसएस के लोग यहाँ पर जुड़े हैं। समाज के लिए, समाज के साथ मिलकर के काम करने वाला संगठन ये है, इसलिए मुझे कभी कभी यूं भी लगता है कि वो आपकी बात भी करते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं,
भगवान के प्रति आपका अनुराग है, तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ, उत्तम, सरल और ऐसा मार्ग जिसमें चीसा आ जाएगा, वो है नर सेवा, यानी साधारण लोगों की सेवा में समय लगाना। एनएसएस कुछ घंटे सेवा करने पर प्रमाण पत्र आपको देती है और वो प्रमाण पत्र आपके जीवन में, करियर में काम आता है। स्वामी विवेकानंद वहीं तक रुकने की बात नहीं कहते थे, वे पूरे जीवन को सेवा में समर्पित करने की बात कहते थे। और उस दौर में उन्होंने तो एक गजब की बात ये कह भी दी थी, एक भविष्य दृष्टा थे, मैं ये मानता हूँ स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने एक साथी को एक पत्र में लिख कहा था 1890 के दशक के आखिरी से दौर में, मृत्यु से पहले, यूं कह लीजिए कि अगले 50 वर्षों में मैं देखता हूं कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यानी उनको इतनी कैलकुलेशन थी कि भारत में जो पुनर्जागरण, नवजागरण हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है, अल्टीमेटली ये अंग्रेज को भारत से जाने के लिए विवश कर देगा। और उसका मोटा अनुमान लगा लेना, ये उनके अपने आप में दिव्य चक्षु होने का, दिव्य दृष्टा होने का भी प्रमाण है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही थी, उस बात को दोहराते हुए मैं अपना विषय यहाँ संपन्न करूंगा। मुझे एक और कार्यक्रम में पहुंचना है जिसमें मैं काफी लेट हो गया हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के नौजवानों, 50 बरस के लिए सभी देवी देवताओं को भूल जाओ। आप कह सकते हैं कि कैसे आध्यात्मिक गुरु थे, कैसे वेदांत के मर्मज्ञ थे, कैसे भगवाधारी थे, जो कह रहे थे कि सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा भूल जाओ सभी देवी देवताओं को और एक ही देवी की सब मिल करके आने वाले कुछ वर्षों तक, शायद 50 वर्षों तक, उन्होंने कहा आराधना हम सब करना शुरू कर दें तो देश नए सिरे से विश्व गुरु बन सकता है। और उस देवी का नाम उन्होंने कहा था, उस देवी का नाम है भारत माता। मातृभूमि की आराधना करना शुरू कर दें, उसे देवी मानकर उसके पुनरुत्थान के लिए काम करना शुरू कर दें, तो देश वहां पहुंच जाएगा जहां इस देश के पहुंचने का हमको जो है, यूं लगता है कि वहां पहुंचेंगे तो आनंद आएगा। प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन का मैडम रजिस्ट्रार ने जिक्र किया है और उसमें एक शब्द, एक वाक्यांश जो प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है, मैं उसको दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कंपीट एंड कनकर, जुट जाओ और जंग को जीतो। भारत इस समय सब तरफ छा रहा है। दुनिया भर की 10 बड़ी एमएनसीज के नाम अगर आप लिस्ट बना लेंगे और उनमें देखेंगे कि उनके सीईओज, उनके टॉप की लीडरशिप में भारत के नौजवान कितने हैं, तो आप हैरत में आ जाएंगे। आपको सब तरफ भारत भारत दिखाई देगा, भारतीय नाम, भारतीय चेहरे, और खास तौर पर उसमें यंगर जनरेशन के लोग आपको नजर आएंगे। तो दुनिया जहां जा रही है, भारत की प्रतिभा का उपयोग कर रही है। भारत जाग रहा है, भारत बढ़ रहा है, और जिधर भारत बढ़ना शुरू करता है वहां दुनिया बढ़ना चाहती है। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने एक और उल्लेख किया, हमने डिजिटलाइजेशन की बात करनी शुरू की, और ये भारत के नौजवान के दम पर हुआ है कि दुनिया में डिजिटल पेमेंट, डिजिटल माध्यम से लेन देन, खरीद फरोख्त, धन का आदान प्रदान, इस मामले में भारत आज सारी दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज देश हैं उनको न केवल पीछे छोड़ चुका है, बल्कि घना ही पाछे छोड़ के आगे बढ़ गया। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने डिजिटल इंडिया का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि मारे लोगों तो मोबाइल भी कोनी, गांव में इंटरनेट कोनी, कंप्यूटर तो कोई जानता कोनी। इस देश के लोग, इस देश के नौजवान वो डिजिटल क्रांति के गीत कैसे गाएंगे? हिंदुस्तान के नौजवानों ने, हिंदुस्तान के नागरिकों ने ऐसी नकारात्मक बातें करने वाले लोगों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा है। अब हमारे सामने लक्ष्य ये है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिसका संकल्प इस राष्ट्रीय
रिकॉर्डिंग बंद कर दे। आज के जो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे, शायद तकनीकी असुविधा के कारण वो एकदम से म्यूट हो गए हैं। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता ने अपनी बहुत ही ओजस्वी वाणी से और श्रेष्ठ विचारों से विश्व के इस सबसे युवा देश भारतवर्ष की युवा पीढ़ी का जो उद्बोधन किया है, उसके लिए पूरी जो युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है श्रोतागण के रूप में बहुत लाभान्वित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं निवेदन करती हूँ चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी से कि वो इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सबके मध्य में उपस्थित चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की कुल सचिव महोदया प्रोफेसर लवलीन मोहन जी, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर सिन्हा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी और विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य महोदय और कार्यक्रम अधिकारी, प्रिय विद्यार्थी, आज के इस वक्तव्य में हम सबके समक्ष सभी वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के जो विचार हैं उनसे हमको बहुत ही अच्छी प्रकार से अवगत करवाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम कैसे युवा हैं, हम किस प्रकार के युवा बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ मूल्यांकन किया था कि हम अपने भारत में इस प्रकार के युवाओं को बनाना चाहते हैं, ऐसा युवा जो अनीति से लड़ता हो, ऐसा युवा जो दुर्गुणों से दूर रहता हो, ऐसा युवा जो काल की गति को भी बदलने की शक्ति हिम्मत रखता हो, ऐसा युवा जिसके होश में जोश के साथ साथ जिसमें होश भी विद्यमान रहे, ऐसा युवा जो सदैव राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था अपने जीवन में रखता हो, ऐसा युवा जो समस्या के साथ समाधान निकालने की चेष्टा, उसकी जिज्ञासा समाधान निकालने की भी रहती हो, ऐसा युवा जो प्रेरक इतिहास रचना जानता हो। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से इस प्रकार के युवाओं को निर्माण किया जा सकता है। उनके साहित्य पढ़ने पर, उनका जीवन अध्ययन करने पर भारत देश में, क्योंकि भारत देश एक युवा देश माना जाता है, हम सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के जो युवा हैं उन सब से आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम पढ़ें और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को आज के संदर्भ में अपने जीवन को प्रासंगिक बनाने के लिए उसको अमल में लाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं कुलगुरु जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल सायंकाल बैठक में हमारे माननीय कुल गुरु जी प्रोफेसर सोमनाथ जी सचदेवा और प्रोफेसर लवलीन मोहन जी ने चर्चा की और निर्णय किया कि हम अपने परिसर में एक इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के प्रोधा हैं, युवाओं के दिल में जिनका वास रहता है, ऐसी एक विशाल प्रतिमा का स्थापना हम अपने परिसर में करेंगे, जिसकी घोषणा पूर्व में कुल सचिव महोदय ने की है। और इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी कार्यक्रम अधिकारी हैं, विभिन्न कॉलेजों के लोग हैं, हमारे यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के डॉक्टर संदीप पुरवा, डॉक्टर नवीन लडवाल जी, सुमन जी और अन्य जो मेरे साथी हैं, सभी कार्यक्रम अधिकारी, उन सबका, सभी विद्यार्थियों का, सभी टीम्स का, सभी डिपार्टमेंट के चेयरमैन का, यूसीआईसी शाखा जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कल से प्रयासरत है, और इन सभी टीचिंग नॉन टीचिंग साथियों का, सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने
धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम के अंदर अनुशासन का परिचय देते हुए कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुना। इन सब का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और अपने अथॉरिटीज को विश्वास दिलाता हूं कि वे स्वामी विवेकानंद के जीवन की जो शिक्षा है वो अपने जीवन में उतारेंगे और समाज को सुंदर समाज बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत अनेकों प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हैं, ये वर्ष भर चलते हैं। स्वयं में सामाजिक और नागरिक जिम्मेवारी का बोध राष्ट्रीय सेवा योजना करवाती है। व्यक्तिगत और समुदाय की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान ढूंढने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS कार्यरत रहती है। लीडरशिप क्वालिटीज और लोकतंत्रात्मक जो प्रवृत्ति है इसको विकसित NSS करती है। आपातकालीन जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए समाज में अग्नि भूमिका में NSS रहती है। राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सद्भावनाएं ये समाज में बनी रहे, देश में बनी रहे, इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना, उनके सभी कार्यक्रम अधिकारी और उसमें भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि आगामी जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जय हिंद, जय भारत। CRSU के NSS यूनिट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का अब समापन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद। हो जाएगा।